दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज़ में देखेंगे बिहार का प्राकृतिक विभाजन या फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार। तो हम बिहार को 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहले शिवालिक का पर्वतपादीय क्षेत्र, दूसरा गंगा का मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। तो चलिए एक एक करके हम लोग तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले शिवालिक का पर्वतपादीय क्षेत्र, इसको भी हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहले सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा हरहा नदी घाटी, तीसरा रामनगर दून। पहले बात कर लेते हैं सोमेश्वर श्रेणी की। तो ये सोमेश्वर जो है वो बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है और इसकी ऊंचाई है 874 मीटर। अगर इसकी हम विस्तार की बात करें तो ये त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना ठोड़ी तक विस्तृत है। और बहुत ही बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये त्रिवेणी नहर कौन से नदी पे है, तो ये है गंडक नदी पे, गंडक नदी पे। और भिखना ठोड़ी जगह जो है वो है पश्चिम चंपारण में। दूसरा हरहा नदी घाटी, इसे हम दून घाटी भी कहते हैं और ये सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में स्थित है। तीसरा रामनगर दून, इस दून की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है संतपुर। रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संतपुर। और अगर बिहार की सबसे ऊंचे स्थान की बात करें तो वो है सोमेश्वर, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। और ये शिवालिक का पर्वतपादीय क्षेत्र जो है वो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बात हो गई शिवालिक का पर्वतपादीय क्षेत्र की, और ये टर्शियरी काल में बना है। दूसरा गंगा का मैदानी भाग, ये गंगा नदी है, इसको भी हम लोग 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। तो ये गंगा के मैदान की अगर हम बात करें तो ये बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% भाग है। अगर हम उत्तरी मैदान की बात करें तो ये लगभग 60% क्षेत्र पर विस्तृत है और यह एक समतल मैदान है और नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जो नदियाँ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं उनसे बना हुआ है ये मैदान। और गंगा का उत्तरी मैदान में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानंदा जैसी नदियां बहती हैं। और इसके वजह से ये उत्तरी मैदान जो है बिहार का वो बाढ़ से प्रभावित होता है, बाढ़ से ग्रसित है। तो उत्तरी मैदान में हम लोग देख लेते हैं ये तराई क्षेत्र। जब हम लोग बिहार की मिट्टी की बात करेंगे तो इसमें हम लोग फिर से पढ़ेंगे तराई क्षेत्र। ये देखिए जो हरी पट्टी से मैंने बना रखी है, इसका विस्तार लगभग अगर बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक इसका विस्तार है। जो हरी पट्टी मैंने बना रखी वो तराई क्षेत्र है। ये काफ़ी दलदल मिट्टी होती है इस तराई क्षेत्र में। ये सब हम लोग बात करेंगे बिहार की मिट्टी जब पढ़ेंगे तो। भांगड़ भूमि, ये पुरानी जलोढ़ से बनी हुई है, ओल्डर एलुवियम सॉइल। और खादर मिट्टी जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से बनी है, न्यूअर एलुवियम सॉइल से। अब हम लोग बात कर लेते हैं गंगा के दक्षिणी मैदान की। तो इस मैदान का निर्माण मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार से गंगा में प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से हुई है। और बलुई मिट्टी होने के कारण इसमें पानी अधिक मात्रा में सूखता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो सतह पे जल है उसका अभाव हो जाता है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि ये दक्षिणी भाग में जो नदियां हैं, एक सोन को छोड़ दें तो कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, किऊल, ये सब सारी बरसाती नदियां हैं। तो इसके वजह से जो दक्षिण बिहार है या गंगा का दक्षिणी मैदान जो है उसमें सूखा पड़ता है। उत्तरी बिहार जो है आपका
वो प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए और दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लिए, सूखे के लिए। और यहाँ पर समतल मैदान के साथ साथ आपको कुछ पहाड़ियाँ भी देखने को मिल सकती हैं या मिलती हैं, जैसे बराबर की पहाड़ियाँ, राजगीर जेठिया की पहाड़ियाँ, गिरियक पहाड़ियाँ और खड़गपुर की पहाड़ियाँ। एक आप देख रहे होंगे कि गंगा के दक्षिणी भाग में मैंने एक ब्लू कलर से मार्क कर रखा है एक क्षेत्र को, उसको हम लोग टाल क्षेत्र कहते हैं। तो ये टाल क्षेत्र क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बड़हिया मोकामा तक टाल क्षेत्र कहलाता है। होता क्या है कि बरसात में जब दक्षिण बिहार की नदियाँ, उनका पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता है। क्यों नहीं समा पाता? क्योंकि ऑलरेडी उस समय जो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं वो गंगा में आके मिल जाती हैं, तो गंगा का जो लेवल है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो कैरेज कैपेसिटी वो होता नहीं है। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो दक्षिण से नदियाँ आती हैं उनका पानी गंगा में समाहित नहीं हो पाता और यह पानी पूरे बड़े इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है। इसी क्षेत्र को हम लोग टाल क्षेत्र कहते हैं। तो ये टाल क्षेत्र में दलदल मिट्टी होती है और इसी के वजह से पानी बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, खरीफ फसल नहीं बो पाते हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे, जो लोग भाई लोग उधर के होंगे वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि खरीफ फसल नहीं होता है वहाँ कैसा फसल होता है, दलहन होता है, रबी की फसल उगाई जाती है। ठीक है, और आप लोग कभी ट्रेन से अगर जाएंगे पटना से लखीसराय की तरफ, मोकामा की तरफ, तो आप लोग देखेंगे ये टाल क्षेत्र बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आप दोनों तरफ पानी भरा रहता है, आप देखिएगा। ठीक है, तो ये टाल क्षेत्र की विशेषता है। ये बात हो गई बिहार की दक्षिणी मैदान की। अब हम लोग आते हैं तीसरा, दक्षिण का पठारी भाग। तो इसको भी हम लोग दो भाग में बांट कर देख सकते हैं, कैमूर का पठार और छोटा नागपुर का पठार। और एक यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है जो कि पूछा अभी तक नहीं है, बट बहुत संभावना है कि बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। वो ये है कि कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो वो है सोन नदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अब कैमूर के पठार की विशेषता ये है कि ये चूना पत्थर लाइमस्टोन और बलुई पत्थर सैंडस्टोन से बना हुआ है। और ये कैमूर का पठार जो है वो विंध्यकल्प में बना है। दूसरा, छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये खनिज संपदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग ने तीनों भाग को देख लिया प्राकृतिक विभाजन के हिसाब से। सबसे पहले शिवालिक का पर्वतपादीय क्षेत्र, दूसरा गंगा का मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार की कुछ प्रमुख नदियाँ, जलप्रपात एवं जलकुंड। धन्यवाद।